हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंट सीखो। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंट सीखो में। फ्रेंड्स, हमने सीए फाउंडेशन की अकाउंटेंसी की बात की है, जहां पर हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था। चैप्टर 1 में हमने मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग को कवर किया है। आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। इन्हें कैसे कवर करेंगे, क्या है इसका मीनिंग और क्यों ये हम पढ़ना जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान के चलिए कि आपका एक कोई बिजनेस है। अब आपने अपने बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शन जो भी हुई है ड्यूरिंग द ईयर आपने 5 लोगों को दी कि आप हमारे लिए अकाउंट्स बना के दीजिए। अब क्या होगा, जब आप उन्हें 5 लोगों को अकाउंट्स बनाने के लिए देंगे, सारी ट्रांजैक्शन आपने उनको दे दी कि ड्यूरिंग द क्या क्या ट्रांजैक्शन हुई है, तो आप क्या पाएंगे कि सबने अपने अलग अलग तरीके से अकाउंटिंग की होगी। जब उन्होंने अपने अलग अलग तरीके से अकाउंटिंग की होगी तो उसमें क्या होगा, कहीं ना कहीं किसी ने कोई अपने दिमाग से, अपने नोशन से, अपनी बुद्धि से अलग इस्तेमाल करके कुछ नया बनाया होगा, किसी ने ऑर्थोडॉक्स तरीके से बनाया होगा। मतलब इन द सेंस प्रेजेंटेशन तो अलग होगी, मे बी कि रिजल्ट भी सबका अलग अलग आए। अब आप बताइए, ऑल ओवर वर्ल्ड अगर ऐसा हो, सब अपने तरीके से अगर अकाउंटिंग करने रहें या अकाउंटेंट अपनी तरह से अगर अकाउंटिंग करता रहेगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो यूजर्स हैं हमारे, चाहे इंटरनल यूजर हो चाहे वो एक्सटर्नल यूजर हो, वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। इट मींस हर अकाउंटेंट का रिजल्ट अलग अलग आएगा, हर अकाउंटेंट का प्रेजेंटेशन बिल्कुल अलग अलग होगा। हर अकाउंटेंट के हिसाब से हमें समझना होगा कि वो क्या चाहता है और उसने किस तरीके से अकाउंट्स बनाया है। तो बेटर यही है कि इन सब परेशानियों को दूर करने के लिए बेटर यह है कि हम एक यूनिफॉर्म प्रिंसिपल लेके आए, यूनिफॉर्मिटी लेके आए कि अगर जो अकाउंटिंग अगर मैं यहां पर बैठ के कर रहा हूं, अगर मैं दिल्ली में बैठ के कर रहा हूं कोई अकाउंटिंग, अगर वही अकाउंटिंग अगर कहीं मुंबई में हो तो सेम हो, यूपी में हो तो सेम हो, अगर इंडिया से बाहर हो तो भी अकाउंटिंग सेम हो। तो अकाउंटिंग का यानी इन द सेंस एक सेट, एक गोल्डन रूल बनना चाहिए, एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए प्रिंसिपल के बीच में कि ऐसे अकाउंटिंग की जाएगी, इसका प्रोसेस ये होगा, इसका मेथोडोलॉजी ये होगा, जिससे कि क्या होगा कि हर अकाउंटेंट उस सेट ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, उसके बेसिस पर अकाउंट्स बनाए। उससे क्या होगा, जब सब लोग एक जैसा काम करेंगे, सब एक जैसी अकाउंटिंग बनाएंगे, नो कंफ्यूजन, इन्वेस्टर को समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है, वो क्या एक्चुअली कन्वे करना चाहते हैं। तो बस इसी की वजह से हमारा एक कॉन्सेप्ट आया, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस, इसको हम स्टडी करेंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले कि क्या करना चाहिए। इट मींस हमें एक सेट ऑफ रूल बनाना चाहिए, एक ऐसा सेट ऑफ रूल जो यूनिफॉर्मली यूज हो, जो पूरा यूनिवर्स में क्या हो, यूज हो, और उसे हम नाम दे रहे हैं गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ऐसे प्रिंसिपल्स जो सब लोग फॉलो करेंगे, जो सब लोगों को मानना होगा। एंड इसी के लिए हम कह रहे हैं गैप, और जो हमारी अकाउंटिंग होती है वो टोटली बेस्ड ऑन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जहां पर हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स यूज करते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यूज करते हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशंस यूज करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज करते हैं, इवन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज करते हैं। कुछ अगर हमें अकाउंटिंग करनी है, हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड IFRS का भी इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करें यहां पर, अब हम यहां पर देखते हैं कि हमारे क्या है वो सारे के सारे प्रिंसिपल्स, क्या है वो कॉन्सेप्ट्स, क्या है कन्वेंशंस। अब आप समझिए, सबसे पहले बात समझते हैं कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या है, आखिर कॉन्सेप्ट्स है क्या। यहां पर कॉन्सेप्ट्स का मीनिंग क्या था अकाउंटिंग में, वो क्या क्या अजम्पशंस हैं, क्या क्या अजम्पशंस आप लेके चल रहे हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने कहा है कि एक असेट्स हम अगर खरीदते हैं तो उसकी लाइफ 5 साल है। ये एक एस्टिमेशन है, दैट इज एक अजम्पशन है, हम मान के चल रहे हैं कि इसकी लाइफ 5 साल है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि वो 5 साल उसकी लाइफ हो। क्लियर है बात। हम कह रहे हैं कि हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो भी हमारे डेटर्स हैं उसका 2% डेटर जो है हमें पैसा नहीं देंगे। इट मींस हम क्या कह रहे हैं कि 2% हमारा डाउटफुल होगा।
हमने कहा जो हमने असेट्स खरीदी है उस पर हम 5% डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 5% डेप्रिसिएशन लगाने का मतलब क्या है? अगेन इट्स एन अजम्पशन, इट्स एन एस्टिमेशन, हम मान के चल रहे हैं ऐसा। तो ये कहता है कि अकाउंटिंग जो है सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स को दिखाती है और कॉन्सेप्ट का मीनिंग यहां पर क्या है? अजम्पशन। दूसरा वो कहता है कि व्हाट इज कन्वेंशन। कन्वेंशन क्या है? फिर कह रहा है कन्वेंशन जनरली इमर्ज होती है। क्या सी इमर्ज होती है? इमर्जेज आउट ऑफ ट्रेडिशन। इमर्ज आउट ऑफ ट्रेडिशन, इट मींस जो पहले से फॉलो होता हुआ आ रहा है, लंबे टाइम से कोई चीज अगर फॉलो होती आ रही है उसे हम नाम दे रहे हैं कन्वेंशन का। उसे क्या नाम दे रहे हैं? कन्वेंशन का। वो प्रिंसिपल नहीं है कोई, वो कोई प्रिंसिपल नहीं है, बट हम उसे क्या करते जा रहे हैं? एक प्रैक्टिस कह सकते हैं ऐसे कि ये प्रैक्टिस में है। प्रैक्टिस का मीनिंग क्या हो? जो लोकली या जनरली सब लोग कर रहे हैं, वो एक्चुअली प्रिंसिपल नहीं है, बट उसे हर कोई अगर मानते हुए चल रहा है, दैट इज कॉल्ड कन्वेंशन। तो यहां पर क्या होगा? कन्वेंशन हो गया। तीसरा वो कह रहा है क्या है? प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ? प्रिंसिपल का मीनिंग हुआ सेट ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस, इसके अंदर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडियस, ये सारी चीजें कवर करते हैं। इट मींस ऐसा प्रिंसिपल, ऐसा सेट ऑफ रूल्स जिसके बेसिस पर हम अकाउंटिंग बना रहे हैं, उसे हम नाम दे रहे हैं यहां पर प्रिंसिपल का। तो आई होप आपको समझ में आएगा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है और कन्वेंशंस क्या है। अब हम एक एक करके सबको पढ़ते हैं, बट एक चीज ध्यान रखने वाली बात यह है कि अकाउंटिंग में चाहे वो प्रिंसिपल की बात करें, चाहे कॉन्सेप्ट्स की बात करें, चाहे कन्वेंशन की बात करें, वो इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं। इसलिए आपको अलग से इसको ये समझने की जरूरत नहीं कि इसको क्या करना है, हम उसे समझ जरूर रहे हैं, बट वो आपस में इंटरचेंजेबली यूज किए जा सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहला जो हमारा प्रिंसिपल है, सबसे पहले जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वो है हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब समझते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है ओनर इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स बिजनेस। owner is totally different from its business. That means owner और बिजनेस दोनों अलग अलग एंटिटी हैं, दोनों का अलग अलग अस्तित्व है। हम जो काम करेंगे वो किसके लिए करेंगे? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। इट मींस ओनर की अकाउंटिंग क्या हो रही होगी? ओनर अपने घर पे कर रहा होगा, वो अलग से कर रहा होगा। और बिजनेस की अकाउंटिंग की हम बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे होंगे। दैट मीन्स ओनर क्या कर रहा है, ये बिजनेस से कोई मैटर नहीं करता है, बिजनेस पर इसका कोई इंपैक्ट नहीं है, प्रोवाइडेड जब तक बिजनेस के साथ इसकी कोई ट्रांजैक्शन ना हो रही हो। अब सोचिए, मालिक ने बिजनेस में कैपिटल लेके आया, मालिक क्या लेके आया? बिजनेस में कैपिटल लेके आया, तो बिजनेस के लिए क्या हो गई है? लायबिलिटी होगी, क्योंकि बिजनेस को फ्यूचर में पे करना थी। ये बिजनेस को इसने इंपैक्ट किया, इसलिए हम इसे रिकॉर्ड करेंगे। पर कैसे रिकॉर्ड करेंगे? एज अ लायबिलिटी। अब सोच के देखिए, मालिक ने बिजनेस से कुछ लेके चला गया, मालिक बिजनेस से कुछ उठा के लेके चला गया, अगेन ये भी हमारे बिजनेस को क्या कर रही है? इंपैक्ट कर रही है। इसे नाम देते हैं हम ड्रॉइंग। क्या नाम देते हैं? ड्रॉइंग। और इससे हम कैपिटल में से क्या करेंगे? जो भी उसकी कैपिटल होगी उसमें से उतना अमाउंट कम कर देंगे। तो वो अगेन यही कह रहा है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड है तो उसे रिकॉर्ड किया जाएगा, बट अगर ओनर से रिलेटेड है उसे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। बट ऐसी ट्रांजैक्शन जो ओनर से रिलेटेड है पर बिजनेस में उसका इंपैक्ट है, वो आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। आई होप क्लियर है बात। ओनर ने मान के चलिए अपने बच्चे की स्कूल फी पे की, अगर ओनर ने अपने बच्चे की स्कूल फी पे की तो हमें उसे रिकॉर्ड नहीं करना है। बट अगर मान लीजिए ओनर ने बिजनेस के पैसे से अपने बच्चे की फीस अगर सबमिट की है, तो हमारे लिए रिकॉर्ड करना कंपलसरी हो जाएगा। जो भी उसने बिजनेस में पैसा दिया था उसका पैसा उतना कम हो जाएगा, जो भी उसने पूंजी लगाई थी, जो भी उसने कैपिटल लगाई थी, उसमें से उसका ड्रॉइंग अमाउंट कम करके कहा जाएगा कि अब ओनर को नेट इतना अमाउंट वापस करना है। आई होप आपको बात समझ में आएगी। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। हमें जो कुछ करना है, जो सोचना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, बिजनेस के लिए करना है, ओनर के लिए कुछ भी नहीं करना है। बिजनेस में अगर उसका इंपैक्ट है तो हम उसे कंसिडर करेंगे, अदरवाइज उसे कंसिडर नहीं करेंगे। क्लियर बात? पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है entity concept means that the enterprise is liable to the owner for capital investment made by the owner। कि ओनर ने जो कैपिटल लगाई सिर्फ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और since the owner invest capital which is also called risk capital, he has claim on the profit of the enterprise। अब जब ओनर ने पैसा लगाया है तो अल्टीमेटली प्रॉफिट किसका होगा? ओनर का। तो जो ओनर की कैपिटल है, प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ा देगी और लॉस होगा तो कैपिटल को घटा देगी। अ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट व्हिच इज apportioned to the owner and immediately payable becomes current liabilities in the case of corporate entities। It means कहीं ना कहीं देखा जाए तो ओनर अलग है और बिजनेस अलग है।
आई होप आपको बात समझ में आई होगी। एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है मिस्टर एक्स ने बिजनेस शुरू किया 7 लाख रुपए लगा के, विद विच ही परचेज मशीनरी, 5 लाख की उसने मशीनरी खरीदी एंड बाकी उसने बैलेंस अपने पास रखा। देखो ये बैलेंस शीट है, कैपिटल उसकी कितनी है 7 लाख रुपए की, मशीनरी 5 लाख की खरीदी, 2 लाख उसके पास कैश बचा हुआ है। द फाइनेंशियल पोजीशन ये है इस प्रकार। कह रहा है कि दिस मींस दैट एंटरप्राइज ने 7 लाख रुपए उधार लिए। किससे उधार लिए हैं? ओनर से। ओनर के लिए वो क्या है? कैपिटल, लेकिन बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी। तो कैपिटल थी 7 लाख रुपए की। कह रहा है कि मिस्टर एक्स स्पेंड्स 5000 टू मीट हिज फैमिली एक्सपेंस फ्रॉम द बिजनेस फंड। देखो वर्ड क्या लिखा है? बिजनेस फंड। बिजनेस फंड से 5000 रुपए ओनर ने यूज किए, तो बताओ उसकी कैपिटल कितनी रहेगी? 6,95,000। जो हमारे पास कितना पैसा पड़ा हुआ था? 2 लाख। 2 लाख में 5000 अगर खर्च हो गए कितने बचे होंगे? 1,95,000। और जो 5 लाख की मशीन थी तो वो तो बची हुई है। क्लियर बात? तो हमने कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की? ऐसे ट्रांजैक्शन जो बिजनेस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? बिजनेस से रिलेटेड है, जो कि ओनर की ट्रांजैक्शन है पर बिजनेस से रिलेटेड है, इसलिए रिकॉर्ड की, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं की। मान लेते हैं अगर यानी ओनर क्या करता, अपने बच्चे की फी अगर पे करता आउट ऑफ पॉकेट, अपने खर्चे से देता, अपनी जेब से देता, बिजनेस से नहीं देता, तो उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता। Then it should not be taken as business expense। बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, उसका पर्सनल एक्सपेंस है, इसलिए उसकी कैपिटल को क्या करेगा? कम करेगा। वुड बी चार्ज टू हिज कैपिटल अकाउंट। क्लियर बात? फॉलोइंग इस तरह से हमने इसे प्रेजेंट कर दिया। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। ओनर अलग, बिजनेस अलग। जो कुछ करना है बिजनेस के लिए करना है, ओनर के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारा वो है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अब समझिए मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन मनी की फॉर्म में है, अगर वो मनी की टर्म्स में है, डिफाइंड है अगर करेंसी में, तो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि एक बिजनेस जिसके पास 2 मशीनरी हैं, 2 बिल्डिंग हैं, 2 फर्नीचर हैं, उसके पास कुछ और भी सामान पड़ा हुआ है, हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों रिकॉर्ड नहीं करेंगे? सिर्फ क्वांटिटी कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग, क्योंकि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है अगर कोई भी ट्रांजैक्शन मनी की फॉर्म में नहीं है, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर करेंसी की फॉर्म में नहीं है, हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्लियर है बात? तो क्या कहता है? एज पर दिस कॉन्सेप्ट ओनली दोज ट्रांजैक्शंस व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड। सिर्फ उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा जो मनी की फॉर्म में प्रेजेंट होंगी। Since money is the medium of exchange and the standard of economic value, this concept requires that those transactions alone that are capable of being measured in terms of money be only recorded in the books of accounts. Clear बात? Transactions, even if they affect the result of the business materially, are not recorded if they are not convertible into monetary terms. ऐसी ट्रांजैक्शन, ऐसा एक इवेंट जो हमारे बिजनेस को इंपैक्ट कर रहा है, मान लीजिए इंप्लॉय ने क्या कर दी? स्ट्राइक कर दी, हमें पता है कि उससे नुकसान होना है, बट ये मनी की टर्म में डिफाइन नहीं है, तो हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे। ये हमने पढ़ा भी था कि ये लिमिटेशन है अकाउंटिंग की। क्लियर है बात? अब आप देखते हैं, ट्रांजैक्शन इवेंट्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, जो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के, नो डाउट assets है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बट देयर मेजरमेंट इन मॉनेटरी टर्म्स इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर नॉट इंक्लूडेड इन द बुक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। क्लियर बात? अब सोचिए, एक एग्जांपल समझते हैं, एक चीज और समझते हैं मॉनेटरी कॉन्सेप्ट में। मॉनेटरी कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी आपकी ट्रांजैक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही करेंसी में प्रेजेंट होनी चाहिए। इट मींस जब आप प्रेजेंट करेंगे, जब आप रिपोर्ट करेंगे, ऐसा ना हो कि आपके पास कुछ ट्रांजैक्शन INR में है, कुछ ट्रांजैक्शन USD में है, कुछ ट्रांजैक्शन आपके मान लीजिए पाउंड में है। तो उस केस में क्या होगा कि सारे ट्रांजैक्शन को आपको कन्वर्ट करना होगा रिपोर्टिंग करेंसी में, और रिपोर्टिंग करेंसी होगी सिर्फ एक। अगर मान लीजिए आप रिपोर्टिंग INR में कर रहे हैं तो आपको US डॉलर को भी INR में कन्वर्ट करना होगा, और आपको जो पाउंड है वो भी आपको INR में कन्वर्ट करना होगा। इट मींस आपके पास जो भी फॉरेन करेंसी है आपको उसे पहले INR में कन्वर्ट करना होगा और तब उसकी रिपोर्टिंग होगी। बट ऐसा रिपोर्टिंग नहीं हो सकती कि आधी आप क्या करो यानी INR में करो, आधी आप USD में करो, आधी आप किस में करो यानी इसके अंदर पाउंड के अंदर करो। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब आप रिपोर्टिंग करोगे तो रिपोर्टिंग आपके सिर्फ और सिर्फ एक करेंसी में किया जाएगा। कह रहा है सपोज अ बिजनेस सेल्स गुड्स वर्थ ₹50 लाख एट होम एंड ही ऑल्सो सेल्स गुड्स वर्थ ₹1 लाख इन US। अब आप देखिए, अब आपको इस यूरो को कन्वर्ट करना होगा, किसमें कन्वर्ट करना होगा? INR में। और अगर आपको US डॉलर में अगर आप ये रिप्रेजेंट करें तो आपको INR को कन्वर्ट करना होगा। तो वही कह रहा है कि व्हाट इज हिज टोटल सेल्स ऑफ ₹50 लाख प्लस 1 लाख यूरो।
मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट्स imparts the essential flexibility for measurement and interpretation of the accounting data। आप इन्हें इसे कंसीडर कर सकते हैं, बट आप जब रिपोर्टिंग करेंगे तो आपको इसे किस में कन्वर्ट करना होगा, आईएनआर में कन्वर्ट करना होगा। जो भी आपके $1 लाख है इंटू में आज मान लेते हैं, यानी यूरो की वैल्यू कितनी है, लगभग मान लो 80 रुपए है या 100 रुपए है, जो भी है, तो आपका जो भी इसकी वैल्यू आएगी 1 CR प्लस 50 लाख 1.5 CR। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है क्या, इट मीन सारी ट्रांजैक्शन जो मनी के टर्म्स में होंगी आपको सिर्फ उन पर ध्यान देना है, बाकी सबको आपको भूल जाना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। अब देखिए पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट है क्या, अगर कोई बिजनेस शुरू करता है तो वो क्या सोच के करता है कि उसका बिजनेस लंबा चले। लंबा मतलब कोई लाइन ना हो बिजनेस की, कोई लाइफ ना हो, ऐसी लाइफ हो जो अनफोर्सिनेबल हो, जो लंबे समय तक चलता रहे। अगर मैं कोई बिजनेस शुरू कर रहा हूं तो इस इंटेंशन से कभी नहीं करता बिजनेस कि मैं इसे 2-4 साल बाद 5 साल बाद बंद करने वाला नहीं। अगर मैं आज बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं तो मेरी इंटेंशन ये रहेगी कि बिजनेस क्या चले, 100 के 100 साल चले, ठीक 100 साल चले। दैट मीन्स इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आपको किसी की परफॉर्मेंस चेक करनी है तो आपको 100 साल का वेट करना होगा, तब जाके पता लगेगा कि बिजनेस ने क्या सही किया और क्या गलत किया, जो कि पॉसिबल नहीं है। सोच के देखिए कि स्टूडेंट आप यानी आप एक बच्चे को यानी स्कूल में डालते हैं और उसका मान के चलिए कि हर साल क्या रिजल्ट ना आए या उसका हर साल की परफॉर्मेंस चेक ना हो, तो सोच के देखिए जो बच्चा यानी एलकेजी में एडमिशन लिया होगा या तो वह एलकेजी से 12th तक तो पहुंच जाएगा, बट नाम पता नहीं लगेगा आपको 12th में है वो एलकेजी में है। बड़ा तो होता रहेगा बच्चा, बट आपको पता ही नहीं लगेगा कि वो एलकेजी में है या फिर वो आपका 12th में है या वो ग्रेजुएशन कर चुका है। इट मींस परफॉर्मेंस को चेक करना जरूरी है। और परफॉर्मेंस कैसे चेक की जाएगी, इसके लिए एक पीरियड फिक्स करना होगा। उसके लिए क्या करना होगा, एक पीरियड फिक्स करना होगा। जैसे हमने कहा हर बच्चे का सालाना एग्जाम होता है, इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन का हर साल बुक्स क्लोज की जाती हैं, हर साल उसका फाइनेंशियल क्या आता है क्लोज किया जाता है, और उसे हर साल यह देखा जाता है कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है, उसकी पोजीशन क्या है। अगर ये चीज क्लियर है, दैट मींस इसी को हम दे रहे हैं पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। तो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जो लाइफ है बिजनेस की, मान लेते हैं 100 है, 200 है, 500, जितनी भी लाइफ है, हम मान के चल रहे हैं कि एक साल हर साल उसकी बुक्स क्लोज की जाएंगी और हर साल उसकी परफॉर्मेंस चेक की जाएगी, हर साल उसकी फाइनेंशियल पोजीशन चेक की जाएगी। इट मींस आपको हर साल क्या करना है, उसका पोजीशन, चाहे फाइनेंशियल पोजीशन हो चाहे परफॉर्मेंस हो, चेक करनी है, और उसके लिए आपको पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना होगा। हर साल आपको बुक्स क्लोज करनी पड़ेगी। तो कहता है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफाइंड अकाउंटिंग पीरियड। देखो अकाउंटिंग पीरियड को डिफाइन करना होगा। अकाउंटिंग पीरियड को डिफाइन करने का क्या मीनिंग हुआ, आपने बता दिया कि हम हर साल बुक्स क्लोज करेंगे। जरूरी नहीं है साल में हो, आप 6 महीने में भी कर सकते हैं, 9 महीने में भी कर सकते हैं, 12 महीने में कर सकते हैं, 15 महीने में कर सकते हैं, बट स्टैंडर्ड जो है हम बुक्स क्लोज करते हैं यानी साल भर में। कहता है एज पर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एंड इनडेफिनिट लाइफ ऑफ द एंटिटी अज्यूम्ड। मान के चलते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि बिजनेस की लाइफ अनंत है। इट मींस इंडेफिनिट पीरियड के, फॉर अनफोर्सिनेबल फ्यूचर के लिए है। तो क्या अनफोर्सिनेबल फ्यूचर है तो क्या उस समय क्लोज करेंगे 100 साल बाद, 200 साल बाद? नहीं, हर साल आपको क्या करना है, उसकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए हर साल बुक्स को मेंटेन करके क्लोज करना पड़ेगा। कह रहा फॉर अ बिजनेस एंटिटी इट कॉजेज इनकन्वीनियंस टू मेजर द परफॉर्मेंस अचीव्ड बाय द एंटिटी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। एज यू नो हम उसकी परफॉर्मेंस ही चेक नहीं कर पाएंगे कभी, इसलिए हमें उसकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए हमें बुक्स को क्लोज करना पड़ेगा, एक पीरियड को डिफाइन करना होगा। एग्जांपल के तौर इफ अ टेक्सटाइल मिल्स लास्ट फॉर 100 ईयर्स, सोच के देखिए, इट इज नॉट डिजायरेबल टू मेजर इट्स परफॉर्मेंस एज वेल एज फाइनेंशियल पोजीशन ओनली एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ। अब 100 साल बाद हम देखेंगे कि क्या होने वाला है, क्या होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। So, a small but workable fraction of time is chosen out of indefinite life cycle of the business entity for measuring performance and looking at financial position. It means इतनी लंबी लाइफ में से आपको एक पीरियड तो चुनना पड़ेगा। क्या आप पीरियड को 1 साल मान रहे हैं, 6 महीने मान रहे हैं, 15 महीने मान रहे हैं, आपको मानना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको बुक्स क्लोज करनी पड़ेंगी। Generally, 1 year period is taken up for performance the measurement एंड अप्रेजल ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अगर आपको यानी फाइनेंशियल पोजीशन चेक करनी है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेक करनी है, तो जनरली हम 1 साल कंसिडर करते हैं, बट इट मे ऑल्सो 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, 15 मंथ्स, ये आपके हिसाब से आप कितना महीना चूज करना चाहो आप चूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट शुड बी प्रिपेयर्ड आफ्टर एवरी पीरियड एंड नॉट एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ एंटिटी। में हर साल आपको क्या करनी पड़ेगी, बुक्स क्लोज करनी पड़ेगी, हर साल आपको परफॉर्मेंस चेक करनी पड़ेगी। यूजुअली दिस पीरियड इज 1 कैलेंडर ईयर, वी जनरली फॉलो फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, और कुछ
1 जनवरी से लेकर दिसंबर तक भी कंसिडर कर सकते हैं, बट हम जनरली क्या कंसिडर करते हैं 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। अब इसके साथ हमारे को क्या फैसिलिटेशन मिलता है, सोचो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट हमारी क्या मदद करता है। सबसे पहले पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट हमारी मदद करता है कंपैरिजन करने में। अब आप अपने बिजनेस को साल दर साल क्या कर रहे हैं, जब क्लोज कर रहे हैं, अगर हर साल क्लोज कर रहे हैं तो हर साल का कंपैरिजन चेक कर सकते हैं। पहले साल में आपने क्या परफॉर्म किया, दूसरे साल में क्या किया, तीसरे में क्या किया, चौथे में क्या किया, आप कंपैरिजन कर सकते हैं। इवन आप अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को दूसरे बिजनेस की परफॉर्मेंस से भी चेक कर सकते हैं कि सेम नेचर ऑफ बिजनेस है, वो क्या कर रहा है और आप क्या कर रहे हो, उसकी क्या परफॉर्मेंस है, आपकी क्या परफॉर्मेंस है, उस क्या अच्छा कर रहा है, आप क्या अच्छा कर रहे हो, वो क्या खराब कर रहा है, वो आप क्या खराब कर रहे हो, वो आप क्या कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। तो सबसे पहले कह रहा है कि कंपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट पीरियड्स, ये आप क्या कर सकते हो, इसमें कंसिडर कर सकते हो। दूसरी चीज वो कह रहा है कि यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जो भी आपके प्रॉफिट को इंपैक्ट कर रहे हैं, जो भी आपके प्रॉफिट को कैलकुलेट कर रहे हैं, बैलेंस शीट को बनाने में मदद कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म होगा और कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि आप हर साल उसे क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं। तीसरा वो कह रहा है कि मैचिंग पीरियड रिवेन्यू विद एक्सपेंसेस, जैसे सिंपल सी बात है कि आपने मान लीजिए, ये और क्या मदद करता है कि जो भी आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट में समझेंगे इसे और डिटेल में, पर मैचिंग कॉन्सेप्ट का यहां पर रोल ये कि जो आपने खर्चा किया उसके रिस्पेक्ट में क्या रिवेन्यू आई है, आप उसको कंसिडर कर सकते हो। तो आपको देखो कितने फायदे दिए इसने। पहली बात तो कंपैरिजन का फायदा दिया, दूसरा आपके कंसिस्टेंट रहोगे, यूनिफॉर्म रहोगे, वो फायदा दिया, और तीसरा इसने कहा कि जो आपका रिवेन्यू है, जो कॉस्ट है, जो खर्चा है, जो इनकम है, उसको मैच कराने में मदद करता है। इट्स योर पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। आई होप आपको तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आपका एक्रूअल कॉन्सेप्ट। अब समझना एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको ये नहीं देखना है कि पैसा कब आया है, ये कब गया है। जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होती है, जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन अकर होती है, आपको उसे रिकॉर्ड कर लेना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने कोई सामान बेचा, आपको रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेना है। आपने कोई अगर खर्चा किया, आपको उस खर्चे को बुक कर लेना है। पेमेंट कब कर रहे हो ये मैटर नहीं करेगा, या पेमेंट कब मिल रही है ये मैटर नहीं करेगा। जब मिलेगा उसका अलग रिकॉर्डिंग होगी, लेकिन आपको आज उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेना है। किस बेसिस पर, अक्रूवल बेसिस पर। दैट मींस कैश का लेना, कैश का देना, यानी ट्रांजैक्शन अगर चाहे उधार में है चाहे नगद में है, जैसी भी ट्रांजैक्शन है, जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होती है, आपको उसे रिकॉर्ड कर लेना है। यही हमारा एक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है। ठीक, तो कहता है कि अंडर एक्रूवल कॉन्सेप्ट द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड अदर इवेंट्स आर रिकॉग्नाइज्ड ऑन मर्केंटाइल बेसिस। मर्केंटाइल बेसिस का मीनिंग क्या है, एक्रूवल बेसिस। व्हेन दे अकर, व्हेन दे अकर, पैसा कब मिल रहा है, इट इज इररेलेवेंट। इट मींस नॉट एज द कैश और कैश इक्विवेलेंट रिसीव्ड और पेड, कितना रिसीव हो रहा है, कितना पे हो रहा है, उसको आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जैसी कोई ट्रांजैक्शन होती है, आपको उसे रिकॉर्ड करना है। एंड दे आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द पीरियड टू विच दे रिलेट। इट मींस जिस पीरियड की वो ट्रांजैक्शन है, आपको उस पीरियड में उसे रिकॉर्ड कर लेना है। क्लियर है बात। टू अंडरस्टैंड एक्रूवल assumptions knowledge of revenue and expenses is required. इट मींस अगर आपको एक्रूवल की बात करनी है तो रिवेन्यू और एक्सपेंस को भी आप समझेंगे। रिवेन्यू का मीनिंग क्या हुआ कि अगर हमने कोई सामान बेचा है, तो आपको एक किस्म से क्या हो गया, आपने जैसे सामान बेचा, आप लायबल हो गए, आपके पास एक अथॉरिटी आ गई है कि आप उससे पैसा ले सकते हो। बस इसी को हम रिवेन्यू कह रहे हैं। एक्सपेंस से क्या मीनिंग हुआ, आपने अगर कोई फायदा उठा लिया, जैसे आपने इंप्लॉय से काम करवा लिया, तो आपको ऑब्लिगेशन बन जाएगी, जिम्मेदारी बन जाएगी कि आपको उसे पे करना पड़ेगा। इसी को हम क्या नाम दे रहे हैं, एक्सपेंस। तो एक्सपेंस का मतलब जो खर्चा हो गया है, रिवेन्यू का मतलब जो आपकी इनकम हो गई है। कह रहा रिवेन्यू इज द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, जो भी पैसा आएगा। रिसीवेबल्स, रिसीवेबल का मतलब जो आपको मिलेगा। एक तो पैसा मिल गया, आपने कैश में बेचा तो पैसा आ गया, उधार में बेचा तो आपका ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गया। इट मींस आपको जिस भी व्यक्ति को बेचा है, उस व्यक्ति से आपको फ्यूचर में पैसा लेना है। And other considerations arising in course of ordinary activities of an enterprise, from sale of goods, rendering of services, or from use of other enterprise resources yielding interest, royalty, dividend. मान के चलिए आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है, वहां से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। आपने बैंक में पैसा जमा किया, वहां से इंटरेस्ट मिल रहा है। आपने क्या किया, कोई अपना राइट बेचा है, वहां से आपको रॉयल्टी मिल रही है। आपने क्या किया है, किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, वहां से आपको डिविडेंड मिल रहा है। ये सब आपकी इनकम है, ये सब आपकी क्या है, इनकम, और इसे रिवेन्यू का हिस्सा मानते हैं। तो डायरेक्टली आप जो सेल करेंगे, डायरेक्टली जो आपने सेल किया, चाहे कैश में बेचा चाहे उधार में, वो आपका क्या है, रिवेन्यू है। प्लस अब सेल में क्या किया होगा, आपने कोई गुड्स बेचे होंगे या सर्विसेज, तो आप गुड्स बेचो या सर्विसेज बेचो, चाहे कैश में बेचो चाहे उधार में बेचो, वो आपका सेल का हिस्सा है।
और रेवेन्यू का हिस्सा क्या है प्लस, इसमें जो अदर इनकम है वो भी आपका रेवेन्यू का है। सर अदर इनकम क्या होंगी, आपने बैंक में पैसा जमा किया है उसका आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है, आपने किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया वहां से आपको डिविडेंड मिल रहा है, आपने क्या किया अपना राइट बेचा हुआ है किसी को, वहां से आपको रॉयल्टी मिल रही है। तो ये सब आपका क्या होगा, अदर इनकम का हिस्सा होगा। इसी को हम रेवेन्यू फ्रॉम, ये जो हमारा रेवेन्यू का हिस्सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये रेवेन्यू। ठीक, तो टोटल रेवेन्यू हमारा इससे कह रहे हैं। ठीक, वो कह रहा है फॉर एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि मिस्टर एक्स ने क्या किया, एक बिजनेस किया क्लोथ का, ही इन्वेस्ट 50,000 बॉट, क्या किया उसने मर्चेंटाइज वर्थ 50,000 का सामान खरीदा, ही सोल्ड सच मर्चेंटाइज फॉर ₹60,000, 50 की 60 में बेच दी उसने। कस्टमर ने क्या 50,000 तो दे दिया, 10,000 अभी फ्यूचर में वो देगा। अब क्या हुआ, 50,000 तो कैसा आ गया, 10,000 आपका ट्रेड रिसीवेबल हो गया जो आपको फ्यूचर में मिलेगा। हिज रेवेन्यू कितनी होगी टोटल, लेकिन रेवेन्यू 60,000 होगी, आपको सारा का सारा 60,000 कंसिडर करना है, 60 का 60,000 रिकॉर्ड करना है ऑन द बेसिस ऑफ अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अक्रूवल बेसिस पर आपको पूरे 60,000 रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। चाहे पैसा आपको अभी 50 मिला है, 10,000 आपको बाद में मिलेगा, लेकिन रिकॉर्ड आप पूरा क्या करोगे, 60,000 करोगे। इट अरोज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ क्लोथ बिजनेस, मिस्टर एक्स रिसीव 50,000 कैश, और 10,000 उसको क्या होगा ट्रेड रिसीवेबल, फ्यूचर में मिलेंगे, इसलिए वो डेटर का हिस्सा बन जाएगा, बैलेंस शीट का हिस्सा बन जाएगा। आई होप आपको अक्रूवल कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब देखिए मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन की और जो ट्रांजैक्शन की है आपने, जो भी खर्चा किया है, अगर उसके रिस्पेक्ट में उतनी ही क्वांटिटी का अगर रेवेन्यू कंसीडर करेंगे तो ही आपका सही रिजल्ट आएगा, मैचिंग कंसेप्ट आएगा, रिजल्ट आएगा, अदरवाइज आपका रिजल्ट एब्सेंट आएगा। मैं इसे एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं फिर करेंगे। हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं विद एन एग्जांपल। एग्जांपल समझते हैं क्या है। देखिए आपने सामान खरीदा, 1,000 क्वांटिटी खरीदी आपने, 10 रुपए के हिसाब से 10,000 रुपए आपने खर्च किए, आपने सेल कर दी, मान के चलिए 800 क्वांटिटी आपने बेच दी 12 रुपए के हिसाब से, तो कितना हो गया 9600 रुपए। अब सोच के देखिए 10,000 रुपए का सामान आपने कितने में बेचा, 9600 में बेचा, तो देखा जाए तो आपको लॉस दिख रहा है। कितने का लॉस दिख रहा है, 400 का लॉस दिख रहा है। बट खुद सोच के देखिए एक बारी को कि 10 रुपए की चीज अगर मैं 12 रुपए में बेचूंगा तो क्या मुझे लॉस होना चाहिए था या प्रॉफिट होना चाहिए था। ऑब्वियसली बात है, मुझे 10 की चीज अगर 12 में बेचूंगा तो 2 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए था, बट यहां पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब सोचो अगर 800 अगर क्वांटिटी आपने बेची है और 2 रुपए पर आइटम पर प्रॉफिट हो रहा है, तो लॉजिकली आपको कितने का प्रॉफिट होना चाहिए था, 1600 का प्रॉफिट होना चाहिए था। बस यहीं पे हमारा मैचिंग प्रिंसिपल का रोल आता है। अब मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपने जो कॉस्ट ली है ना वो पूरी 1,000 क्वांटिटी के लिए, कितनी क्वांटिटी के लिए, 1,000 क्वांटिटी के लिए, जबकि आपने जो सेल लिया वो कितनी क्वांटिटी के लिए, 800 क्वांटिटी के लिए। इट मींस दोनों में मैचिंग नहीं है, या तो इस 1000 को 800 कर दो या फिर इस 800 को 1000 कर दो। हम कह रहे हैं हम ये काम करते हैं कि हम इसे अलग अलग स्प्लिट कर देते हैं। अलग अलग स्प्लिट करने का मतलब कि जो 1,000 क्वांटिटी थी इसके अंदर दो लोग हो गए, दो चीजें होगी, एक 800 क्वांटिटी जो आप सेल कर चुके हो और एक 200 क्वांटिटी जो अभी भी आपका बचा है, जिसे हम नाम देते हैं क्लोजिंग स्टॉक। जिसे क्या नाम दे रहे हैं हम, क्लोजिंग स्टॉक। ये 800 क्वांटिटी 10 रुपए के हिसाब से, तो 8,000 की तो आपकी कॉस्ट होगी और 200 इंटू में 10 रुपए कितना, 2,000 रुपए आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया। या तो इसे 800 कर दो, जैसे ही मैं यहां से 800 करूंगा ये रिजल्ट सही आ जाएगा। देखिए करके देखते हैं, अगर मैं इसे यहां से मिटाऊं, ये मैं 1000 की जगह अगर मैं इसको 800 कर दूं तो देखो कितना हो गया, 8,000 हो गया। अब देखिए 9600 में से अगर 8,000 जाएगा तो कितना आया, 1600। यही तो हम ढूंढ रहे थे, प्रॉफिट हो गया। सही, क्लियर है बात। बट जो 200 क्वांटिटी खरीदी थी उसका रिकॉर्डिंग यहां पर क्या हो गया, मिसिंग हो गया। तो इसलिए बेटर यही है हम इसे इस तरीके से ना समझ के हम इसे क्या करें, हम इसे इस तरीके से समझें कि 1000 क्वांटिटी थी, 800 अगर बिक गई तो 200 हमारे पास क्या बच गई, क्लोजिंग क्वांटिटी बच गई। 200 क्वांटिटी बच गई 10 रुपए वाली, 2000। अब इसे मैच करके देखिए, ये अगेन क्या आएगा, 1600 आएगा प्रॉफिट। बस यही हमारा है मैचिंग कॉन्सेप्ट, कि जितनी क्वांटिटी आपने खरीदी है और जितनी क्वांटिटी आपने बेची है, आपका दोनों में क्या होना चाहिए, मैच होनी चाहिए, दोनों में कंपैरिजन होना चाहिए। अगर कोई डिफरेंस बच रहा है तो उसे क्लोजिंग स्टॉक के नाम से आपको अलग से दिखाना होगा। क्लियर बात, दिस इज कॉल्ड मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो करते हैं, क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि इन दिस कॉन्सेप्ट ऑल एक्सपेंसेस मैच्ड विद द रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड शुड ओनली बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। हमें उसी पीरियड का जो रेवेन्यू और उसी पीरियड का एक्सपेंस है उसे सेम पीरियड में कंसिडर करना होगा विद द मैचिंग ऑफ क्वांटिटी। इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इफ
any revenue is recognized, then expenses related to earn that revenue should also be recognized. Means आपने revenue अगर कोई earn किया है और कुछ खर्चा करने से अगर आप revenue generate कर रहे हैं, तो आपने क्या खर्चा किया उस revenue को generate करने के लिए आपको दोनों को recognize करना होगा same period में. इसी को हम नाम दे रहे हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट. आई होप आपको मैचिंग कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. अब समझिए गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है. अभी हमने कुछ देर पहले भी सीखा था कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि ये जो हमारा बिजनेस है वो अनफोर्सिनेबल फ्यूचर के लिए है, वो एक अनंत पीरियड के लिए स्टार्ट करते हैं. जब हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो हमारी इंटेंशन उसे बंद करने की नहीं होती. हम चाहते हैं कि वो बिजनेस हम तो यूज करें, हमारे आने वाली कई पीढ़ियां उसका इस्तेमाल करें. दैट मीन्स उनकी जो इंटेंशन होती है यहाँ पे वो ये होती है कि बिजनेस लॉन्ग रन में चले, बिजनेस इंडेफिनिट पीरियड के लिए चलता रहे. और जब बिजनेस इंडेफिनिट पीरियड के लिए चलता रहे उसी को हम गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कह रहे हैं. बट अब आप एग्जांपल समझिए गोइंग कंसर्न का. एग्जांपल के तौर पे आपकी कोई असेट्स खरीद के लाते हैं, मशीनरी खरीद के लाए, आपने कहा इसकी लाइफ है 15 साल, इसकी लाइफ है 10 साल. आपको कैसे पता है इसकी लाइफ 10 साल है? हो सकता है कि अगले दिन ही काम करना बंद कर दे. बट गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि मान के चलते हैं कि हमारा बिजनेस लंबे समय के लिए चलेगा. अगर मैं आज कोई असेट्स खरीद के ला रहा हूं तो मान के चलूंगा कि ये मेरे लंबे समय तक काम में आएगी. इससे मैं क्या करूंगा? प्रोडक्शन करूंगा. इससे मैं क्या करूंगा? जनरेट करूंगा, रेवेन्यू जनरेट करूंगा. बट सोच के देखिए अगर कोई मशीनरी आप खरीद के लाए और उसे इस इंटेंशन से लेके आए कि आपको बेचनी है, कल बिक जाए, अभी बिक जाए, कुछ टाइम बाद बिक जाए, तो ये आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अंदर कंसिडर नहीं होगा. क्योंकि आपकी इंटेंशन यहां पर क्या है? उससे आने वाले टाइम में जल्दी से जल्दी सेल करना है, इसलिए हम उसे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अंदर कंसिडर नहीं करेंगे. बट अगर आप कोई मशीन खरीद के लाए और उससे आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं, आप उससे बिजनेस चलाना चाहते हैं, आने वाले टाइम में 10 साल बाद, 5 साल, 8 साल, जो भी आपका बिजनेस मान के चल रहे कि वो मशीन चलेगी, उसे हम नाम दे रहे हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि एक बिजनेस की लाइफ जो है इनडेफिनिट पीरियड है, फॉर अनफोर्सिनेबल फ्यूचर है, लंबे टाइम तक चलेगी. और उसका एग्जांपल है कि हम कोई मशीन खरीद के ला रहे हैं, उसकी लाइफ मान के चलते हैं 8 साल है, 10 साल है, 12 साल है, तो वो एक गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का एक एग्जांपल है कि उसकी लाइफ एक डिफाइंड कर रहे हैं, मान के चल रहे हैं. जरूरी नहीं उतनी होगी पर मान के चल रहे हैं कि लंबा चलेगी. क्लियर है बात? एग्जाम देखते हैं क्या लिखा हुआ है. The financial statements are normally prepared on the assumptions that an enterprise is a going concern and will continue operations for foreseeable future. Hence, it is assumed that the enterprise has neither the intention nor the need to liquidate or curtail materially the scale of its operations. It means कहीं ना कहीं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इंटेंशन नहीं होती कि वो बिजनेस को बंद करे या बिजनेस को कम करे या अपने ऑपरेशन को खत्म करे. ऐसा कभी भी वो नहीं चाहता. If such an intention or need exists, the financial state may be have to be prepared on different basis and if so the basis used उसे हम डिस्क्लोज करना होगा कि आपने किस बेसिस पर इसको बैलेंस शीट को बनाया है. सपोज कह रहा मिस्टर एक्स परचेज अ मशीनरी फॉर हिज बिजनेस बाय पेइंग रुपीज 5 लाख, 5 लाख रुपए दिए आउट ऑफ 7 लाख इन्वेस्टेड बाय हिम. 7 लाख रुपए उसने बिजनेस में लगाए जिसमें से 5 लाख रुपए की उसने मशीन खरीद ली. क्यों खरीदी? For the purpose of business. He also paid transportation expense and installation charges 70,000 रुपए के उसने खर्चा भी पे किया. तो उसे टोटल मशीन कितने की पड़ी? टोटल 5,70,000 की. He is still willing to continue the business. His financial position, अगर वो अभी भी बिजनेस चला ही रहा है और वो चाहता है इससे लॉन्ग टर्म में प्रोडक्शन हो तो क्या होगा? कैपिटल 7 लाख की आ गई, 570 की मशीनरी हो गई, बाकी 1,30,000 उसके पास कैश बच गया. Now, if he decided to back out, बिजनेस से वो हट जाए, and desire to sell his machine, अगर वो मशीन को बेचना चाहता है, it may fetch more than or less than the 5,70,000. तो 570 से ज्यादा भी मिल सकते हैं और कम भी मिल सकते हैं. So his financial position should be different if going concern concept is taken. Increase or decrease in the value of assets in the short term is ignored. हम क्या कर रहे हैं? लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहे हैं. इट मीन्स अगर बात करें हम गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की तो हम असेट्स लाए हैं फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन और फॉर द पर्पज ऑफ लॉन्ग टर्म लाइफ, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म. The concept indicates that assets are kept for generating benefits in future, not for immediate sale. Current change in assets value is not realizable and so it not be counted, it not be recorded. I hope आपको बात समझ में आई होगी कि हम यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं. हम एक असेट्स खरीद के लाए, हमने उस असेट्स को रखा हुआ है, उसकी लाइफ में उसकी यानी सिंपल सी बात है वैल्यू में बढ़ रहा है, घट रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारा वो है हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट. देखिए कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आप किसी भी असेट्स को
कोई भी असेट्स अगर आप खरीद के लाते हैं तो जिस दिन आप खरीद के लाते हैं आपको उसी वैल्यू पर उसे बुक्स में शो करना होगा। अब मान के चलिए कि आपने क्या किया, 10 साल पहले कोई बिल्डिंग या लैंड खरीदी आपने, मान लीजिए 10 लाख रुपए की। अब हो सकता है कि 10 साल बाद उसकी वैल्यू 15 लाख हो गई हो, 25 लाख हो गई हो, 30 लाख हो गई हो, पर वो कह रहा है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि हम कॉस्ट को रिकॉर्ड करेंगे एट हिस्ट्री बेसिस पर। उसका जो ओरिजिनल कॉस्ट है, हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पर हम कॉस्ट को कंसिडर करेंगे। आज उसकी वैल्यू कितनी रिवैल्यू हो गई है, कितनी बढ़ गई है, कितनी घट गई है, उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। एक लिमिटेशन भी है। क्या है? लिमिटेशन भी है कि हम उसको क्या कर रहे हैं, जो आज की रिलायबल वैल्यू है, आज कितने की बिक सकती है, हम उसे बैलेंस शीट में शो नहीं कर रहे। और जब बैलेंस शीट में शो नहीं कर रहे तो उसकी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन आज नहीं दिख रही है, उसकी सही फाइनेंशियल पोजीशन आज नहीं दिख रही है। बट दिस इज द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो वो कह रहा है कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको जो भी असेट्स हैं, जो भी आपके पास असेट्स हैं, आप उसे एट कॉस्ट पर दिखाएंगे, हिस्ट्री वैल्यू पर दिखाएंगे, जो इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है उस पर दिखाएंगे। आज उसकी वैल्यू क्या है आप उसे कंसिडर नहीं करेंगे। और इसे कहते हैं रिवैल्यूएशन मॉडल, या हम इसे कहते हैं कि आपकी जो आज रिलायबल मॉडल कि आज कितने में बिक सकती है, आप उसे कंसिडर करना चाहिए, रिवैल्यूएशन आपको देखना चाहिए, बट हम उसे कंसिडर नहीं कर रहे हैं अंडर कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हम कॉस्ट कॉन्सेप्ट में क्या सीख रहे हैं? कॉस्ट कॉन्सेप्ट में सीख रहे हैं कि जो भी असेट्स की ओरिजिनल कॉस्ट है हम उसे सिर्फ बुक्स में दिखाएंगे, हम उसके अलावा आज उसकी वैल्यू क्या है, घट रही है, बढ़ रही है, उसे कंसिडर नहीं करेंगे। कहता है बाय दिस कॉन्सेप्ट द वैल्यू ऑफ एन असेट्स इज टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट, इन अदर वर्ड्स एक्विजिशन कॉस्ट और ओरिजिनल कॉस्ट। If the assets is purchased on 1195 and such mode is not available in the market, मान के चलिए कि मॉडल ही मार्केट में नहीं, हमने 1995 में एक मॉडल खरीदा और वो आज मार्केट में नहीं है, it becomes difficult to determine which model is appropriate equivalent to its existing one। कौन सा मॉडल अब इसके बराबर होगा, कौन से मॉडल को इसके बराबर की कंपैरिजन करूं, किस मॉडल को मैं कहूं कि इसके बराबर किसकी वैल्यू होगी, क्योंकि मार्केट में ही नहीं। सिमिलरली अनलेस द मशीन इज एक्चुअली सोल्ड, रिलायबल वैल्यू विल गिव ओनली हाइपोथेटिकल फिगर। इट मींस जब तक उसे मार्केट में बेचोगे ही नहीं तब तक एक अंदाजा लगेगा। एग्जांपल के तौर पे आप कभी प्रॉपर्टी खरीदने जाना, आप जब किसी प्रॉपर्टी को खरीदने जाओगे तो आपको लगेगा उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मींस मान के चलिए आपने कहा जी हमें घर बेचना है, ये घर बेचना है, तो आपने क्या कहा इसकी वैल्यू कितनी होगी, उसने कहा कि हम 70 लाख रुपए दे पाएंगे आपको। बट अगर सेम घर अगर आप उससे खरीदने जाएंगे वो कहेगा जी ये तो आपका 1 करोड़ का है। अब सोच के देखिए, जब आप खरीदने जा रहे हैं तो प्राइस 30 लाख ज्यादा है, जब आप बेचने जा रहे हैं तो 30 लाख कम है। इट मींस उसकी सटीक वैल्यू निकालना भी मुश्किल है। तो वो यही कह रहा है कि जब हम बात करें कि जब उसकी एक्चुअल में उसे बेचा ही नहीं है तो हाइपोथेटिकल वैल्यू भी उसकी सही नहीं होगी और उसकी फिगर भी डिटरमाइन करना मुश्किल है। लास्टली कह रहा है प्रेजेंट वैल्यू बेस इज हाईली सब्जेक्टिव। जो प्रेजेंट वैल्यू है उसकी वो सब्जेक्टिव है, बिकॉज टू नो द वैल्यू ऑफ द असेट्स वन हैज टू चेज द अनसर्टेन फ्यूचर। के फ्यूचर में क्या होने वाला है, कैसे कहूंगा फ्यूचर में क्या होगा। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या हुआ, मैं कह रहा हूं कि आज मैं 1 लाख रुपए की असेट्स खरीद के लाया, मुझे फ्यूचर में जो मान ले 5 साल इसकी लाइफ है तो 5 साल में मुझे क्या क्या बेनिफिट देगी, आज उसकी प्रेजेंट में वैल्यू क्या होनी चाहिए। मान लीजिए मैंने 1 लाख की कोई असेट्स खरीदी और आने वाले टाइम में मेरे को 30,000 का प्रॉफिट होगा, 40, 50, 60 इस तरह से हर साल प्रॉफिट हो रहा है। अगर मैं उसे आज की वैल्यू के आज के रुपए के हिसाब से कंसिडर करूं तो आज उसकी वैल्यू क्या आएगी, मान लेते हैं उसकी वैल्यू आ गई 1.5 लाख रुपए आ गई। बट जरूरी उस रेट से, जिस रेट से मैं मान के चल रहा हूं कि उसी रेट से इन्फ्लेशन होगा, क्या उसी रेट से यदि मार्केट में वैल्यू बढ़ेगी या उसी रेट से रुपए हमारा बढ़ेगा या घटेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो कह रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू इज हाईली सब्जेक्टिव बिकॉज टू नो द वैल्यू ऑफ द असेट्स वन हैज टू चेंज द अनसर्टेन फ्यूचर, कि उसको ये बताना पड़ेगा कि फ्यूचर क्या अनसर्टेन है, पर ये मानना कि ऐसा होगा उसके बेसिस पर कर रहा है, बट वो एक्चुअली ऐसा होगा जरूरी नहीं है। कह रहा है हाउएवर the cost concept creates a lot of distortion to as a outline। अब मैं आपको बताता हूं क्या क्या दिक्कतें हुई। सबसे पहली दिक्कत, in an inflationary situation when prices of all commodities go up on average acquisition cost loses its relevance। that means आपने 1 जनवरी 1995 में मान लीजिए 2000 रुपए खर्च किए, ठीक है, क्या किया आपने, फॉर एग्जांपल 2000 रुपए में आपने कोई लैंड क्या किया खरीदी है, जिसकी आज वैल्यू कितनी हो गई है, 1 लाख रुपए हो गई है। सो जो 2000 में खरीदी थी कब 1995, आज कितनी की हो गई है, 1 लाख रुपए की हो गई है। सो इफ द अकाउंटेंट मेक्स वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, अकाउंटेंट विल नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू पोजीशन। जो हमने पहले ही बताया, तो आपने क्या किया 1995 में 2000 रुपए की मात्र खरीदी, आप बैलेंस शीट में कितने की दिख रही होगी वो लैंड, मात्र 2 लाख रुपए की, 2000 रुपए की, और आज उसकी वैल्यू कितनी है, 1 लाख रुपए। तो बताओ क्या आप जो इन्वेस्टर है उसे सही पिक्चर दिखा रहे हो या नहीं दिखा रहे, बिल्कुल गलत पिक्चर जा रही है। तो जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है वो कैसे सही हो सकती है, तो ट्रू पिक्चर वो नहीं दिखा रही है, बट इट्स लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग।
दूसरा कह रहा है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस्ड अकाउंट्स में लॉस कंपेरेबिलिटी, इट मींस अब हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पर देखेंगे तो कंपैरिजन करना भी डिफिकल्ट है। दैट मींस मान लीजिए आपने 1995 में कोई एसेट्स खरीदी 2000 रुपए की, आज आपने उसे खरीदा 1 लाख रुपए का। अब दोनों को कंपेयर कीजिए, पॉसिबल है कंपेयर करना? नो, क्योंकि उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज बहुत अलग होगी, आज उसकी मार्केट वैल्यू अलग है। तो यही कह रहा है कि मिस्टर एक्स ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए 1 जनवरी 1995 में, व्हिच प्रोड्यूस 50,000 कैश इनफ्लो ड्यूरिंग द ईयर 2022। ठीक है, वाइल मिस्टर वाई ने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए 1 जनवरी 2025 में, और उसने क्या किया? प्रोड्यूस किया 50,000। अब सोचो, उसने कब उसने इन्वेस्ट किया? 1/1/95 में 1 लाख, इसने इन्वेस्ट किया 2001 जनवरी 25 में 5 लाख, उसने 1 लाख, इसने 5 लाख, दोनों को 50,000 रुपए मिल रहा है। क्या पॉसिबल है कंपैरिजन करना? नॉट पॉसिबल। मिस्टर एक्स ने क्या किया? 50% अर्न किया भाई, उसने क्या किया? 1 लाख रुपए लगा के 50,000 कमाए। जबकि अगर हम बात करें मिस्टर वाई की, तो 5 लाख लगा के 50,000 कमाए, मात्र 10% कमाया। हु इज मोर एफिशिएंट सिंस द असेट्स आर रिकॉर्डेड एट द हिस्टोरिकल कॉस्ट, द रिजल्ट्स आर नॉट कंपेरेबल। तो हम ये बोले कि किसको ज्यादा फायदा हो रहा है, ये बोलना मुश्किल है, क्योंकि उस समय परचेजिंग पावर बहुत क्या रही होगी? महंगी रही होगी। उस समय का 1 लाख और आज का हो सकता है 5 लाख बराबर हो, तभी तो दोनों को क्या हो रहा है? 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप समझ रहे हो, तो कंपेरिजन करना ही क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक, आगे कहता है कि ठीक है, यहां तक आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है मैनी एसेट्स डू नॉट हैव एक्विजिशन कॉस्ट, कुछ एसेट्स की तो एक्विजिशन कॉस्ट ही नहीं है। ह्यूमन एसेट्स जैसे एग्जांपल के तौर ह्यूमन एसेट्स, उसी कोई कॉस्ट ही नहीं है, कैसे कंपेयर कर सकते हैं? द कॉस्ट कॉन्सेप्ट फेल्स टू रिकॉग्नाइज सच एसेट्स ऑल्दो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एसेट्स टू ऑर्गेनाइजेशन। हमें पता है कि ह्यूमन क्या है? एक एसेट्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए, पर उसे हम कोई वैल्यू नहीं कर रहे, उसको कहीं हम बैलेंस शीट में नहीं दिखा रहे, बट वो कहीं ना कहीं एसेट्स का रोल तो प्ले कर रहा है। अगेन इट्स अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट कहता है कि जो भी आपकी हिस्ट्री में कोई ट्रांजेक्शन हुई है, हम उसी पर उसे बुक्स में दिखाएंगे। आज उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, आज क्या है वैल्यू, उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। आई होप आपको ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो अभी तक हमने 7 कॉन्सेप्ट सीखे हैं, सातों के सातों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। क्योंकि अगर ये वीडियो हम कॉन्सेप्ट को, सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ डालेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आई होप कि हम ये चाहते हैं कि आप शॉर्ट पीरियड में, शॉर्ट टाइम में, अपना कम टाइम देके पूरा का पूरा कोर्स कवर करें। इसलिए हम अभी यहाँ पर कवर करते हैं, यहाँ पर एंड करते हैं। एंड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वीडियो क्या हो जाएगी? बहुत लेंदी हो जाएगी। यहाँ पर इसे खत्म करेंगे, बाकी हम क्या करेंगे? इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको अगर कुछ समझ आ रहा हो, तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि क्या होगा, जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आप तक को नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बाकी बचे हुए कॉन्सेप्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।